ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट ग्रुप 17 और 18। आज की वीडियो में दोनों चीजें करेंगे, 17 18 तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद दिस। और पहला क्वेश्चन बढ़िया जल्दी जल्दी करेंगे, पूरा खत्म करना है 17 18 तो जितने भी 19 से अभी तक क्वेश्चन आए देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्साइड्स। स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्साइड्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए इसमें। आप स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स के लिए क्या देखते हैं, आप सिर्फ इतना देखते हैं, एक आपकी एनसीईआरटी में एक टर्म लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ है जहां पे उन्होंने समझाया है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स को, और यहाँ पे बता दिया X2O। तो आपको पहला ये फैक्चुअली पता होना चाहिए कि जब स्टेबिलिटी की बात आती है तो आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन आता है। इसमें कोई बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है, मैं खुद ही आपको बता दूं। एक टर्म लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में शायद ब्रोमीन के लिए, दैट इज मिडिल रो एनोमली, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये कोई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, एक जुगाड़ है, ये भी चीजों को समझाने के लिए एक जुगाड़ है समझाने के लिए कि जैसे आयोडीन के बॉन्ड्स हैं, आयोडीन के बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग तो नहीं बनते, तो बॉन्ड स्ट्रांग नहीं बन रहे हैं, बॉन्ड स्ट्रांग नहीं बन रहे, ठीक है। और जब ब्रोमीन जो है वो बीच में आता है, ब्रोमीन जो है वो बीच में आता है आपके ग्रुप्स के, और क्लोरीन जो है, क्लोरीन को क्या बोल देते हैं, क्लोरीन की रिएक्टिविटी थोड़ी ज्यादा होती है, सॉरी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। आयोडीन के लिए कहा जाता है कि हाँ यार देखो ये काइनेटिकली थोड़ा कम रिएक्टिव है, काइनेटिकली थोड़ा ये लेस रिएक्टिव है, तो इसलिए ये थोड़ा सा स्टेबल, ऐसा कह दिया जाता है। और क्लोरीन के लिए क्या कहा जाता है कि इसके बॉन्ड्स अच्छे बनते हैं, इसके बॉन्ड्स अच्छे बनते हैं तो ये थर्मोडाइनमिकली स्टेबल है, थर्मोडाइनमिकली ये स्टेबल है। लेकिन ये जो ब्रोमीन है ये बीच में कहीं आ जाता है, तो ना तो बहुत ज्यादा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है, ना ही तो इसके पास कोई बहुत ज्यादा काइनेटिक स्टेबिलिटी है। तो देयरफॉर वी से दैट ब्रोमीन के ऑक्साइड्स जो है वो सबसे कम स्टेबल है। तो ये फैक्ट है, मैं बता दूं, ये एक्सप्लेनेशन कोई बहुत अच्छा नहीं होता, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ब्रोमीन के ऑक्साइड्स कम स्टेबल होते हैं। दूसरी बात, ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी वैरी होता है सब कुछ, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के हिसाब से भी चीजें चलती हैं। जैसे कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होता जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हाइयर होगा तो हाइयर ऑक्सीडेशन वाला ऑक्साइड जो होगा दैट इज सेड टू बी मोर स्टेबल, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल कहा जाता है। सिंस यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स कर दिया है, आंसर यही है। एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा इसको वो सोचने की कोशिश मत करो, आप इसमें सिर्फ ये ऑक्साइड्स को ध्यान रखें। एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ है जहां पे ऑक्साइड्स के बारे में बताया है, कुछ प्रॉपर्टीज भी बताया है कुछ कुछ ऑक्साइड्स की, उनको भी थोड़ा सा आप याद कर लेंगे। जहां पे आपका ये I2O5 के बारे में बताया है, शायद I2O5 इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड इन एनी सैंपल, तो वहां उसी पैराग्राफ में दिया हुआ है, वहां आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ हैलोजन फॉर्मिंग हैलिक एसिड इज। अब हैलिक 5 एसिड कौन बनाएगा, ऑब्वियसली ये क्लोरीन बना सकता है,
ClO3 HClO3 ये बनता है, HBrO3 बिल्कुल ये भी बनता है, HiO3 ये भी बनता है, बट फ्लोरीन अपने ऑर्बिटल्स एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, फॉर दैट रीजन ये नहीं बना सकता ऐसा कुछ। 3 ही बनेंगे, सीधा सा जवाब है 3 ही बनेंगे। Then which of the following is used to remove most of the plutonium used in plutonium from spent nuclear fuel? ये भी एनसीईआरटी में दिया है फैक्ट। इसमें अपन O2F2 का यूज करते हैं। दिस इज फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, यू कैन से दिस इज फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन। इसमें पर ऑक्साइड लिंकेज होती है क्या? तो इसमें पर ऑक्साइड लिंकेज टेक्निकली बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे O2 2- एक्चुअली में नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन +1 स्टेट में। O सिंगल बॉन्ड O प्रेजेंट है, बट इट इज नॉट एक्चुअली पर ऑक्साइड टेक्निकली। तो आप यहाँ पे इसको ऐसा बना सकते हैं, स्ट्रक्चर भी आपको पता है, दिस इज O2F2। एंड क्या ये न्यूक्लियर फ्यूल? हाँ बिल्कुल काम आता है, ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। ये प्लूटोनियम को जब हम O2F2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, रेडियो एक्टिव होता है, रिएक्शन के बाद ये PuF6 बन जाता है, एंड दिस इज नॉन रेडियो एक्टिव। तो इस तरह से हम उसको हटा देते हैं। ये भी फैक्ट एनसीईआरटी का ही है, डायरेक्ट दिया हुआ है। नंबर ऑफ ClO बॉन्ड प्रेजेंट इन क्लोरस एसिड। अब पर ऑक्साइड क्यों नहीं, एक बार रिपीट करेंगे, क्योंकि देखो पर ऑक्साइड को टेक्निकली O2 2- कहा जाता है, लेकिन जब हम यहाँ पे देखेंगे तो आप पाओगे कि ऑक्सीजन जो है ये एक्चुअली O2+2 ऐसा कुछ स्टेट में, जहां पे ऑक्सीजन +1 स्टेट में। तो टेक्निकली पर ऑक्साइड इसको नहीं बोलते, बट O सिंगल बॉन्ड O प्रेजेंट है क्या? हाँ, O सिंगल बॉन्ड O प्रेजेंट है, ऐसा बोल सकते, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है। सो नंबर ऑफ ClO बॉन्ड्स इन क्लोरस एसिड, बहुत सिंपल, क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर HClO3 सॉरी HClO2 होता है क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड HClO2 होता है, तो दिस इज HClO2 विथ 2 लोन पेयर्स। एंड क्लोरिक एसिड HClO3 होता है, तो यहाँ पे Cl डबल बॉन्ड O जो है वो 1 है, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। तो 1 2 3 इज द आंसर, 1 2 3 इज द आंसर। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इट इज Cl2 इज मोर रिएक्टिव देन ClF। इट इज मोर रिएक्टिव देन ClF। अब यहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा, ये भी फैक्ट ही है एनसीईआरटी का, कि हम ये कहते हैं कि फ्लोरीन जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है इंटर हैलोजन से, है ना। इंटर हैलोजन से फ्लोरीन जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, और विच इज लेस रिएक्टिव देन सिंपल हैलोजन, अदर हैलोजन। ये कुछ ऐसा आपके पास एक फैक्ट है, ये आपको पता हो, ये भी एनसीईआरटी में मिल जाएगा लिखा हुआ। Yes, quite clearly we can say that chlorine is more reactive than this, not a right statement, and hence it is our answer. Fluorine is a stronger oxidizing agent than chlorine. आप ई डिग्री वैल्यूज से भी आपको पता है, और इसका कंपैरिजन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत इजी है, थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होता है। कैसे करते हैं बेटा कंपैरिजन? F2 को F- एक्वस में कन्वर्ट करके देखते हो ना। बहुत सिंपली, पहले आपने बॉन्ड तोड़ा, गैसियस ही है, बॉन्ड तोड़ा तो 2F में लेकर गए, फिर इलेक्ट्रॉन खिलाया, F- गैसियस लेकर गए, और इसके बाद आपने इसको हाइड्रेट कर दिया है। 3 एनर्जीज यूज होती हैं यहाँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यहाँ पे आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EgH, और यहाँ पे यूज हो रहा है आपका डेल्टा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यहाँ पे यूज हो रहा है। तो अगर क्लोरीन से कंपैरिजन किया जाए इस फ्लोरीन का, कि किसका डेल्टा H ज्यादा नेगेटिव है, जिसका डेल्टा H ज्यादा नेगेटिव वो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा फिजिबल। तो आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका ज्यादा फेवरेबल है? किसका ज्यादा फेवरेबल है? जी हाँ, फ्लोरीन का ज्यादा फेवरेबल है, बिकॉज आपका वही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर होता है, तो कम एनर्जी देकर टूट जाता है, तो यहाँ पे ये जीत जाता है मुकाबले को। और जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखते हैं तो ये जो है ये क्लोरीन का बेटर होता है, क्योंकि वही सेम आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी
क्लोरीन का मोर नेगेटिव होता है, लेकिन फिर बात जब हाइड्रेशन की आती है तो फिर यहाँ फ्लोराइड गैसियस बाजी मार जाता है। तो तीनों का जब नेट इफेक्ट देखा जाए तो डेल्टा एच मोर नेगेटिव फ्लोरीन के केस में होता है। अच्छा, डेल्टा एस, अब यहाँ पे बच्चे बोलते हैं सर डेल्टा एच से कैसे डिसाइड कर दे रहे हो? सर डेल्टा जी से होता है ना। हाँ, वी एज्यूम दैट डेल्टा एस इज अप्रोक्सीमेटली सेम फॉर बोथ, तो वो फैक्टर डिसाइडिंग नहीं होता। यहाँ जो आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, तो ये फैक्टर इज द डिसाइडिंग फैक्टर, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है, यहां से बातें होती है। ठीक है, दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर। तो फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर एजेंट है, जी हाँ है। हाइड्रोलिसिस दिस एंड दिस देगा क्या? बिल्कुल देगा। क्या रूल है हाइड्रोलिसिस का? बहुत सिंपल रूल, ये -1 है, ये +1 है, तो प्लस वाले का ऑक्सी एसिड बनाते हो, यही रूल है, प्लस वाले का ऑक्सी एसिड बनाते हो तो +1 का ऑक्सी एसिड HOCl बनेगा, फ्लोराइड को H+ देते हो तो HF बनेगा, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ClF, हाँ जी, इंटर हैलोजन से ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इनकरेक्ट ऑप्शन ए है, एंड हेंस ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सीधा साधा ऑर्डर है, क्लोरीन सबसे बढ़िया। कल ऑक्सीजन फैमिली में भी पढ़ाए थे हम, ऑक्सीजन कहाँ गिर जाता है? सबसे आखिरी में चला जाता है, बट फ्लोरीन आखिरी में नहीं जाता, ये गिर पड़ के 2 नंबर पे मैनेज कर लेता है रहने को, एंड दिस इज Br एंड देन इट इज आयोडीन। So the correct answer is option number C, straightforward from the table given in NCERT. And then comes the bond dissociation enthalpy order. Again, fluorine due to interelectronic repulsion, इसकी भी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, बट कितनी कम होके कहाँ गिरती है? याद रखना पड़ेगा, 3 नंबर पे गिरती है। थर्ड आ जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में सेकंड आता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में थर्ड आ जाता है, याद रखना पड़ेगा, एंड हेंस आंसर इज ऑप्शन C. Option C is the answer, straightforward. सर Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 11th NCERT में 3 दिया है। बेटा वो वाले टेबल को आप छोड़ ही दो, वो जो पाउलिंग रूल है, पाउलिंग स्केल है ना, उसको बिल्कुल नजरअंदाज करो, काम का नहीं है, वो बहुत सारे वेरिएशन आते हैं, थोड़े रिएक्शन के हिसाब से समझो। जैसे NCl3 का हाइड्रोलिसिस, इससे मैं समझा देता हूँ। NCl3 का हाइड्रोलिसिस क्या प्रोडक्ट आता है? क्या प्रोडक्ट आता है? अब आप पाउलिंग स्केल में देखोगे तो शायद दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या दी हुई है? सेम दी हुई है क्या? N और Cl की दोनों की सेम दी हुई है क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाउलिंग स्केल के अकॉर्डिंग? Cl का ज्यादा दिया हुआ है, Cl का ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी बुक में क्या दिया हुआ है। Cl का कट ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा दी हुई है, लेकिन अब बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आता है? यहाँ प्रोडक्ट क्या आता है जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो? प्रोडक्ट को तो कोई नहीं झुठला सकता ना, प्रोडक्ट को कोई नहीं झुठला सकता, तो यहाँ पे बनता है HOCl और NH3। तो अब ये HOCl और NH3 बन रहा है, इसका मतलब N पे तो नेगेटिव चार्ज है, फिर मतलब N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऐसे ही समझ आता है। यहाँ Cl+1 में, ये भी +1 में, ये भी +1 में, और यहाँ पे आपका -3 चार्ज है, तभी ऐसा प्रोडक्ट आएगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो यही करना पड़ेगा। तो हाँ, हम N को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मानते हैं। इसी तरह से देखिए, पाउलिंग स्केल बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, बहुत पुराना स्केल है वो भी, ठीक है। तो आप यहाँ पे N जैसे यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट वहां पे शायद कॉन्ट्रडिक्शन है, कुछ और दिया हुआ है। उसके बाद और भी, अब किसी चीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स करके तो नहीं हो सकती, आप हाइब्रिडाइजेशन के साथ भी चेंज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइब्रिडाइजेशन के साथ चेंज होती है, वहां फिक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया हुआ है। सराउंडिंग एटम्स के साथ भी चेंज होती है, बट वहां फिक्स दिया हुआ है। तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देयरफॉर हम उसको उतना कंसिडर नहीं करते। आगे देख, Cl की H बॉन्डिंग भी पाउलिंग से एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। नहीं देखो, H बॉन्डिंग के कंडीशंस थोड़े से अलग हैं। H बॉन्डिंग के जो कंडीशंस है ना, वो थोड़े से अलग है। वो एक गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी है, अगर इंट्रैक्शन से उतनी एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, तब उसको H बॉन्डिंग के क्राइटेरिया में हम लाते हैं। सपोज करो, मैंने अगर कहा कि क्या ये एसिटिलीन और वाटर के बीच में H बॉन्डिंग होती है,
क्या एसिटिलीन और वाटर के बीच में H बॉन्डिंग होती है? क्या यहाँ H बॉन्डिंग होती है? तो आपका आंसर आएगा हाँ, ठीक है, होती है, तो सही बात है। अच्छा, अब मुझे बताओ HCl और HCl में H बॉन्डिंग होती है? क्या इसको टेक्निकली H बॉन्डिंग के क्राइटेरिया में हम रखते हैं? H बॉन्डिंग नहीं रखते। ठीक है, तो HCl और पानी में होती है? HCl और पानी में होती है, तो HCl और पानी में क्या कहना है? हाँ, यहाँ पे अपन इसको रखते हैं क्राइटेरिया। तो देखो, छोटा सा एक आपको रूल बता दे रहा हूँ, मैक्सिमम चीजें इसमें फिट हो जाती हैं। H बॉन्डिंग के लिए आपको यहाँ पे होना चाहिए एटम और लगा होना चाहिए H, एटम और लगा होना चाहिए H में आना चाहिए डेल्टा प्लस। अब डेल्टा प्लस तो बहुत सारी चीजों से आ सकता है, बट उसके लिए ये एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। कौन कौन हो सकता है? हाँ सर, F हो सकता है, O हो सकता है, N हो सकता है, 3 चीजें हो सकती हैं। और भी कुछ है क्या जो हो सकता है? जी हाँ, Cl भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है। नहीं, Cl नहीं होता है इसमें शायद, सॉरी, Cl नहीं होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। CCl3 लग सकता है, CF3 जैसा लग सकता है, CCl3 लग सकता है, CF3 लग सकता है, या फिर इससे ज्यादा इंडक्टिव वाला अगर कुछ ग्रुप लगा हुआ है तभी भी काम हो जाएगा, लाइक NR3+, NR3+ लगा हुआ है तो भी वो इंटरेक्शन प्रॉपर आ जाता है, या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लगा हुआ है तो भी हो जाता है काम, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लगा हुआ है तो भी हो जाता है। और लोन पेयर, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये एटम होना चाहिए और इस एटम पे होना चाहिए लोन पेयर, तो ये लोन पेयर से हम मानते हैं इंटरेक्शन हो रहा है। अब ये लोन पेयर किस पे चल जाएगा? ये होना चाहिए या तो F पे, या तो O पे, या तो N पे, या तो Cl। ये लोन पेयर इन 4 पे चलेगा। ठीक है, लोन पेयर इन 4 पे चलेगा, क्योंकि देखो अगर ये वाला डेल्टा प्लस को हम सफिशिएंट मान ले तब तो HCl में भी H बॉन्डिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ H बॉन्डिंग नहीं होती, यहाँ पे होता है डाइपोल इंटरेक्शन, यहाँ होता है नॉर्मल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और H बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का ही एक एक्सपेंसिव या फिर बोल सकते हैं एक एक्सट्रीम पोर्शन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात तो समझ आ गई होगी। जैसे आप उसमें देखते हो सब कुछ प्रैक्टिकल ऑब्जर्व वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है। जैसे देखो, आप एसीटोन और इसका पढ़ते हो H बॉन्डिंग, बहुत सिंपल है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म H बॉन्डिंग पढ़ते हो नेगेटिव डेविएशन में, तो ये वाला जो H है ये डेल्टा प्लस है, सफिशियंट है क्योंकि CCl3 से लगा हुआ है, CCl3 से लगा हुआ है, सफिशियंटली डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन का लोन पेयर अच्छा खासा इंटरेक्शन हो जाएगा तो H बॉन्डिंग बोल दिया जाएगा। Cl का यही कंडीशन है भाई, देख लो Cl यहाँ पे आप नहीं कंसिडर करो, यही कंडीशन है, अकेला Cl नहीं करेगा, नहीं तो HCl में आ जाए। ठीक है, यही रूल है उसका। आगे देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ हैलाइड्स व्हिच आर इनर्ट टू हाइड्रोलिसिस। इनर्ट टू हाइड्रोलिसिस, कौन नहीं करता हाइड्रोलिसिस? BF3 हमने डिस्कस किया था अच्छे से, पार्शियल हाइड्रोलिसिस की थी, इसकी डिस्कस की थी क्या? यस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस इसकी की थी डिस्कस, है ना? यस, तो ये नहीं है। उसके बाद SiCl4, व्हाट डू यू थिंक? हाँ, सिलिकॉन, सिलिकॉन हैज वेकेंट ऑर्बिटल, vacant d, it has vacant d, and as well as it can expand its coordination number beyond 4, so both the conditions are satisfied, therefore we can say that SiCl4 may undergo hydrolysis। ये तो कर सकता है हाइड्रोलिसिस, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, हमें इनर्ट बताना है। PCl5 हाइड्रोलिसिस कर सकता है? जी हाँ, ये भी हाइड्रोलिसिस कर सकता है। प्रोडक्ट भी आपको पता है, प्रोडक्ट भी पता है आपको, PCl5 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 वाला क्या बनता भाई? H3PO4 बनता, H3PO4 बनता, HCl के फ्यूम्स आते। अच्छा, इसका पार्शियल वाला क्या होता? एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता, POCl3 बनाता, एक ऑक्सीजन डालना है और 2 क्लोरीन निकालना है, एक ऑक्सीजन डालना है, 2 क्लोरीन निकालना है, POCl3 बनता है। इसके बाद पार्शियल हाइड्रोलिसिस नहीं होता, इसके बाद पार्शियल हाइड्रोलिसिस नहीं होता। इसके बाद जब आप पानी डालते हो तो फिर डायरेक्टली कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस होता है। और यहाँ पे फास्फोरस प्लस किस स्टेट में है भाई? +3 पर है क्या? इस स्टेट में POCl3 में, अगर आप POCl3 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो स्टिल इट इज इन
प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे भी आपको ये H3PO4 बन जाएगा, क्योंकि वही बात है, फाइनल प्रोडक्ट तो वही रहने वाला है। आप इसका कंप्लीट कर लो या फिर इसका 2 स्टेप में कर लो, बात तो वही आने वाली, तो हो जाता है। लेकिन SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। अच्छा, इसके पीछे क्या क्या रीजन बताया जाता है, आप बता सकते हो थोड़ा, इसके पीछे क्या रीजन बताया जाता है? हाँ, स्टेरिक, ठीक है, इसके पीछे स्टेरिक रीजन बताया जाता है, स्टेरिक रीजन बताया जाता है, बस, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक बता दूं, तो ऐसा कहा जाता है कि थर्ड पीरियड वाले जो है ना, अगर उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर स्टेरिक नंबर बोलूं तो स्टेरिक नंबर अगर 6 है तो फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता है ना, फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता अगर स्टेरिक नंबर 6 है तो। नीचे वालों का चल जाता है, जैसे सेल्यूरियम का फ्लोराइड देखो, भले 6 है कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पीरियड के बियॉन्ड है, थर्ड पीरियड के बियॉन्ड कोई लिमिटेशन नहीं है, सब चल जाता है, ठीक है। आगे बढ़े तो यहाँ पे आंसर इज SF6, SF6। हाँ, कार्बन नहीं कर सकता, CH4 CCl4 हाइड्रोलिसिस नॉट पॉसिबल बट एट नॉर्मल कंडीशंस, रिमेंबर एट हाई टेम्परेचर इट मे अंडरगो हाइड्रोलिसिस फॉर्मिंग COCl2 वगैरह फॉर्म होता है, अलग अलग मैकेनिज्म है उसका, बट आपको नहीं पढ़ना है वो, आपको हाइड्रोलिसिस बोल रहा है तो यू हैव टू सिंपली आंसर लाइक कि CCl4 में हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। हाँ, उसका भी हो जाता है, उसका भी हो जाता है, हाँ मोहित, हो जाता है। तो उसके अलग अलग मैकेनिज्म है, किसी का पुश पुल मैकेनिज्म है, किसी का नॉर्मल एक रेडॉक्स तरीके से होता है, अलग अलग मैकेनिज्म है। BF3 का बताएंगे, BF3 तो बताए थे बेटा, क्या था, BF3 वाटर दिया तुमने तो तुम्हारा ये बना H3BO3, H3BO3 प्लस HF, ये बनता था ना, और उसके बाद ये दोनों में रिएक्शन चालू हो जाती थी, ये दोनों में रिएक्शन चालू हो जाती थी साथ में, तो ये HF के साथ, और ये बन जाता था तुम्हारा BF4 माइनस और H प्लस, ऐसा कुछ बन जाता था। अच्छा, इसका नहीं बताए थे शायद, हमने शायद बोरैक्स का डिस्कस किया था, हमने शायद बोरैक्स का किया था। हाँ, यहाँ पे भी वैसा ही कुछ केस है। तो ये देखो, फिर इसके बाद इसको जोड़ देना, इसको लिमिटिंग मान के काट देना, तो आपको मिल जाएगा कि BF3 जो है वो भी हाइड्रोलिसिस कर रहा है, प्रोडक्ट ये और ये ऐसा बन रहा है। हाँ, बोरैक्स में बफर बनता है, बोरेट बफर, पीएच स्लाइटली बेसिक पीएच के साथ। एक सेकेंड यार, थोड़ा सा, हाँ, चल आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ Cl बॉन्ड, पता है पर क्लोरिक एसिड, अभी बताए 3 ClO बॉन्ड्स होते हैं, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। H3BO3 का आने को कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, H3BO3 नहीं, नहीं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस तब है जब कोई साइड रिएक्शन ना स्टार्ट हो रहा हो, तब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। जैसे तुम्हारा BCl3 में साइड रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता, BCl4 माइनस नहीं बनता, तो पूरी तरह से BCl3 का मॉलिक्यूल पानी के साथ ही रिएक्ट कर रहा होता है। लेकिन जब आप साइड रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो जो नेट रिएक्शन आप लिख रहे हो उसमें BCl3 जो है कुछ परसेंटेज पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, कुछ परसेंटेज एक साइड रिएक्शन कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि यार ये पार्शियली ही हाइड्रोलाइज हुआ है, पूरी तरीके से हाइड्रोलाइज नहीं हुआ है। इस तरह से उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे क्लोरीन रिएक्शन हॉट कंसंट्रेटेड NaOH 50 बार पढ़ा हुआ रिएक्शन है यार, क्लोरीन विथ हॉट कंसंट्रेटेड NaOH, हॉट होता है, प्रोडक्ट क्या आती, NaClO3 बनता, NaClO3 बनता, और आपका सेम वही अब क्या बनेगा, NaCl बनेगा और वाटर इस तरह से बन रहा होगा। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, गिव्स compound X gives white precipitate with silver nitrate solution, the average bond order chlorine reacts with hot
कंपाउंड एक्स एंड वाई, अच्छा एक्स एंड वाई, ठीक है। कंपाउंड एक्स गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर नाइट्रेट, तो एक्स यही होगा और क्या, एक्स यही होगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ जग जाहिर प्रेसिपिटेट AgCl बन जाता होगा। एंड द एवरेज बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन Cl एंड दिस इन Y, तो ये तुम्हारा ये आइडेंटिफिकेशन Y है ये। तो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर क्या है, अरे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, एवरेज निकालना है, O-, एक बॉन्ड पक्का है और दो बॉन्ड्स जो है, ये जो दो बॉन्ड्स है ये तीन लोगों पे घूम रहे हैं, तो 1/2/3 बॉन्ड, तो ये 1/2/3 बॉन्ड आया है। इसके लिए कोई फॉर्मूला और मत जाना आप, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, क्या क्या लिखे रहता है ना, वो सब में मत जाना, सीधे 1.67 कॉमन सेंस से एवरेज निकाल दिया करिए, ये आपका आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं, मेरे को नहीं लगता इस पे कोई चर्चा करने वाली बात, बहुत बेसिक सी बात है। देन अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन विथ हैलोजन दैट वन रिएक्ट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट किसको चाहिए, अभी पहले क्वेश्चन में मैंने बताया आयोडीन के रिएक्शंस थर्मोडायनेमिक काइनेटिकली स्लो होते हैं, काइनेटिकली ये रिएक्शन इसके स्लो होते हैं। अच्छा, अगर काइनेटिकली स्लो है तो क्या लगेगा भाई, तो क्या लगेगा, कैटलिस्ट लगेगा, सिंपल सा फैक्ट। तो हाइड्रोजन प्लस आयोडीन फॉर्म्स HI, yes this reaction is kinetically slow and therefore you will need a catalyst, so option B is the correct answer. Next, moving ahead, what products are expected from the disproportionation of hypochlorous acid, that is HOCl के डिस्प्रपोर्शनेशन से क्या बन सकता है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन से क्या बन सकता है HOCl के, एक ऊपर ले जाना है और एक नीचे ले जाना है, और क्या, यहाँ पे देखो ये क्या दिख रहा है +5 और ये आपका आ गया नेगेटिव में चला गया -1। अब यहाँ पे आंसर किस बेसिस पे करोगे, किस बेसिस पे आंसर करोगे यहाँ, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे +1 है यार, सॉरी +1 है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड देन यहाँ पे तो दोनों ही ऑक्सीडाइज हो गया है, यहाँ पे क्लोरीन -1 में आया और यहाँ +1 ही है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन थोड़ी ना है, यहाँ पे -1 एक बार रिडक्शन, यहाँ पे एक बार +5 तो एक बार ऑक्सीडेशन, तो इसी को कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन, एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next question, the correct statement for ICl5 and ICl4- स्ट्रेट फॉरवर्ड केमिकल बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर्स, ICl5 का स्ट्रक्चर बच्चा जानता है, कैसे बनता है रिएक्शन, सॉरी ICl5 का स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, स्टेरिक नंबर 6 के साथ, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 के साथ, आपके पास ये है this is the structure ICl5। एक BRF5 HClO में डिस्प्रपोर्शनेट होके HClO2 में, नहीं उसमें नहीं जाता है, HClO3 और HCl बनता है डिस्प्रपोर्शनेशन, यही बनता है डिस्प्रपोर्शनेशन। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया हुआ है, ये जेडीली में रिएक्शन है शायद, ये वाली पढ़ा हुआ है इसलिए याद आ रहा है, वहां है। देन ये वाला ये देख, अच्छा इसमें ना एक क्वेश्चन आया था ना, BRF5 का बॉन्ड एंगल 90 डिग्रीज पूछा था, जेई एडवांस में आया था शायद 2015 या 14 में आया, पता नहीं, तो 90 डिग्रीज पूछा था, तो बहुत सारे बच्चे ये 90 डिग्रीज कर रहे थे, है ना, ऐसा कुछ, ये 90 डिग्रीज कर रहे थे, तो ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर नहीं, ठीक है, 90 डिग्रीज नहीं, वो एग्जैक्टली मेरे को लाइन नहीं याद है क्वेश्चन की, बट इस पे आया था। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो प्लेन है ना, ये इस लोन पेयर के रिपल्शन से थोड़ी सी उठी हुई रहती, ऐसा थोड़ा ऐसा ना हो कि ऐसा उठा हुआ रहता है, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल है, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है,
then both are isostructural, and ICl4 minus स्ट्रक्चर में, अब ICl4 माइनस में दोनों ऊपर नीचे लोन पेयर आ जाएंगे, ऊपर नीचे लोन पेयर आ जाएंगे, और ये आपका दोनों तरफ से बैलेंस्ड हो जाएगा. नाउ दिस इज स्क्वायर प्लेनर एंड स्क्वायर पिरामिडल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. तो ऑप्शन बी. देन नेक्स्ट, HF हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. हाँ यार, इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर थोड़ा याद रहे. अच्छा, HF हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द हाइड्रोजन हैलाइड. अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, क्या मेल्टिंग पॉइंट भी हाईएस्ट होता है? क्या मेल्टिंग पॉइंट भी हाईएस्ट होता है? नहीं होता है ना, नहीं होता है. मेल्टिंग पॉइंट में HF थोड़ा नीचे गिर जाता है ना, HF, HCl, HBr, HI, तो मेल्टिंग पॉइंट में नीचे गिर जाता है. अच्छा, कितने नंबर नीचे जाता है यार? शायद 2 नंबर पे गिरता है ना, थोड़ा करेक्ट कर देना अगर गलत बोल रहा हूं तो. शायद 2 नंबर पे गिरता है ना मेल्टिंग पॉइंट पे. हाँ ठीक है, 2 नंबर पे गिरता है. मतलब HCl देन HF देन HBr एंड देन HI, ये ऑर्डर होता है मेल्टिंग पॉइंट का. इसके पीछे अब ये HF का सॉलिड स्टेट में लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड स्टेट में लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. सॉरी, उल्टा लिख दिया, मेल्टिंग पॉइंट. सॉरी 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 सॉरी. वंडरवॉल अट्रैक्शंस HI सबसे बड़ा, HI सबसे बड़ा, वंडरवॉल अट्रैक्शंस HI सबसे बड़ा. देन वंडरवॉल अट्रैक्शन, फिर ये H बॉन्डिंग तो HF एंड देन HBr एंड देन फर्दर HC. ठीक है, बट यहाँ पे HF में सॉलिड स्टेट में लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एक्सप्लेनेशन जानने की कोई खास जरूरत है होती नहीं है, बट फिर भी ठीक है, बता दिया जाता है. सॉलिड स्टेट में लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, और इन लेयर्ड स्ट्रक्चर्स के बीच में वी नीड सम वंडरवॉल फोर्सेस. हाँ, H बॉन्डिंग तो है, H बॉन्डिंग है, लेकिन यहाँ पे हमें वंडरवॉल फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, और वंडरवॉल फोर्सेस को अच्छे अमाउंट में अचीव करने में जो HF है वो थोड़ा असफल रह जाता है. देयरफॉर नेट मेल्टिंग पॉइंट या नेट जो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस है वो थोड़ी घट जाती हैं, और HF सेकंड नंबर पे टिल्ट हो जाता है. फिर से बोल रहा हूं, ये जो इसके जो रीजन होते हैं ये सब फालतू होते हैं, कभी कोई क्वेश्चन इस पे नहीं आएगा, मत जाओ ये सब. आपको थोड़ा फैक्ट ध्यान रखें, ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देन हाँ, इवन एडवांस में भी नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा ये इसके लेयर्ड वेयर्ड स्ट्रक्चर से रीजन कभी नहीं आएगा. देन HF has highest boiling point among the, because it has, तो हाईएस्ट बॉइलिंग. अब बॉइलिंग पॉइंट में भाई नॉर्मल चलता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में नॉर्मल चलता है, तो HF में क्यों बढ़िया है? अरे H बॉन्डिंग सबसे अच्छी है यार, H बॉन्डिंग सबसे अच्छी है HF में, ठीक है, H बॉन्डिंग सबसे अच्छी है, इसीलिए उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है. द क्लोराइड दैट कैन नॉट गेट इजिली हाइड्रोलाइज्ड, यस ऑब्वियसली CCl4. अभी हमने डिस्कस किया, CCl4 कैन नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, absence of vacant orbitals, but at high temperature we can get the hydrolysis product by attacking on the anti-bonding orbitals of CCl. ठीक है, जरूरत नहीं है बट फिर भी ठीक है. Then iodine react with concentrated HNO3 to yield Y along with other products. The oxidation state of iodine in Y is, अच्छा, iodine again आपका hot concentrated HNO3, what we get is ये भी ऑक्सीडाइज रेड्यूस दोनों होता है, HI, और साथ ही साथ वी गेट, ये ऑक्सीडाइज होगा ना, नहीं इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होता ना, इसमें डिस्प्रपोर्शन सिर्फ ऑक्सीडेशन यार, डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं, सॉरी आई वाज रॉन्ग. HiO3 बनता है, HiO3 and HNO3 get reduced to NO2.
HiO3 एंड NO2 एक सिंपल रेडॉक्स हो रहा है वेयर HNO3 इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट क्या पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन। तो HiO3 बन रहा है तो आपके पास ये आएगा +5, ठीक है। तो +5 इज द आंसर, +5 इज द आंसर। सर I- का ये होता है बेटा शायद I- विथ HNO3, I- I2 में जाता है, I2 में जाता है HNO3 के साथ, लेकिन डिपेंड भी करता है यार, इसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड भी करता है वो फिर। इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड भी करता है, क्योंकि फिर ये I2HNO3 आपस में रिएक्ट करके ये IO3- में ही चला जाएगा, नेट ये इसी पे चला जाएगा। बेसिक में सारा क्लोराइड ClO3- में चले जाना चाहिए। हाँ, बेसिक मीडियम में बात ही नहीं हो रही है, HNO3 खुद एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है और साथ ही साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो बेसिक मीडियम वाला तो रिएक्शन बात नहीं कर रहे हैं अपन। अगर आयोडाइड के लिए पूछ रहा है वो, हाँ I2 को अगर आप बेस में डालोगे तब तो डिस्प्रपोर्शनेशन ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। I2 विथ बेस अगर डालोगे, वो बेस में डालोगे तब तो डिस्प्रपोर्शनेशन ही होगा। इट फॉर्म्स व्हाट, इट फॉर्म्स NaI प्लस NaOI3, यही बन जाता है, सॉरी NaOI3, IO3 माइनस NaIO3 ऐसा बन जाता है। और आयोडाइड भी यही करेगा यार, क्योंकि I2 बनेगा भी ना, फिर वो फिर कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करके नेट वो IO3- ही बन जाएगा वही रिएक्शन होता है। देन क्लोरीन विथ, ठीक है रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ऑप्शन बी इज द आंसर 17 का। नाउ लेट्स कम टू ग्रुप 18 एलिमेंट्स। देखो 17 में भी उतने ही क्वेश्चन आए, 3 साल में 17 क्वेश्चन। ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ग्रुप 18 एलिमेंट्स में मैच नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है लोन पेयर्स मैच करना है। यू नो द स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच एंड एवरी स्पीशीज। XeF2 अ लीनियर स्ट्रक्चर विथ 3 लोन पेयर्स, with 3 lone pairs, a linear structure. Then XeO2F2, XeO2F2 lone pairs ही बताना है, तो बस डबल बॉन्डो F F, देन एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर हो गया इसमें, इसमें एक लोन पेयर हो गया, इसमें 3 लोन पेयर हो गए। O3F2 में कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा, 0 लोन पेयर, और XeF4 में 2 लोन पेयर बचेगा। 3 1 0 2, तो 3 1 है, अच्छा 4 ऑप्शन के साथ मैच किया, ठीक है। तो 3 1, अब देख लेना मैच हो रहा है भाई, यही होगा, ठीक है यही होगा, देख ऑप्शन डी था। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर की बात है क्या है, स्ट्रक्चर तो नीट वीट के पेपर में ना, नीट वीट के पेपर में स्ट्रक्चर पे 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, यही सब स्ट्रक्चर, सिंपल सिंपल यही सब स्ट्रक्चर में 6 क्वेश्चन आए रहते हैं। इस बार का पेपर बता रहे थे ना सर, केमिकल बॉन्डिंग से बहुत कुछ आया है। मैं बोला दिखाओ क्या आया है, देखे तो साला 6 क्वेश्चन ये स्ट्रक्चर के, पिरामिडल, ये वो, बोले वाह बेटा तो ये देखो फिर से वही चीज है यार, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सबको आती है, आगे बढ़ रहा हूँ। पेंटागोनल, ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सबको, ठीक है आगे देखें। द रिएक्शन इन विच द हाइब्रिडाइजेशन अफेक्टेड, चलो ठीक है ये कुछ काम का है, ये रिएक्शंस है, थोड़ा बहुत तो देखा जा सकता है कुछ। क्या बोल रहा है बेटा, ये XeF4 और SbF5, यहाँ पे ये फ्लोरिनेटिंग का काम करता है क्या? अंडरलाइन नहीं, अबे ये है ना अंडरलाइन,
अच्छा, पहले वाले में अंडरलाइन होना चाहिए। अच्छा, सही बात बोल रहा है ये पार्थ। तो किसको अंडरलाइन करें? हाइब्रिडाइजेशन। रुक जा, मैं एक बार देख लेता हूँ ना क्वेश्चन। अंडरलाइन होगा, पहले वाले में एक्सी अंडरलाइन है, दूसरे वाले में ऑब्वियसली सल्फर ही होगा, तीसरे वाले में फास्फोरस ही होगा, यहाँ पे एन ही होगा। ठीक है, तो एक्सी F4 और एसबी F6 माइनस। तो ये तो फ्लोरीन ट्रांसफर रिएक्शन है ना, ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम करता है यहाँ पे। ये फ्लोरीन इसको देता है और ये F माइनस को एक्सेप्ट करता है, तो कुछ ऐसी आयनिक स्पीशीज बनती है एक्सी F3 प्लस, और ये लेगा SpF6 होल -1। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द अंडरलाइंड एटम इज अफेक्टेड। जिनॉन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुई है क्या? हाँ, हो गई है शायद। जब हम XeF4 की बात करते हैं तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, बट जब हम XeF3 प्लस की बात करते हैं, सबको आता है हाइब्रिडाइजेशन निकालना, दिस इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा ढंग का क्वेश्चन बोल सकते हो, कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ, ऑल्दो बहुत आसान है बट कंपैरेटिवली ठीक है क्वेश्चन। एक रिएक्शन को इंट्रोड्यूस किया और थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ पूछ लिया है। अब ये देखो, ये कितना खतरनाक रिएक्शन है, क्यों बेटा? H2SO4 यही था ना, गलत वलत तो नहीं लिखा है? नहीं लिखा है भाई, यही रिएक्शन पूछा गया है। क्या बात है, सोडियम सल्फेट बना दीजिए और HCl बना दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है सल्फेट की? यहाँ भी sp3 है, सल्फ्यूरिक एसिड में भी sp3 थी। पुराने दिन याद हो आ गए होंगे बचपन के, है ना? सल्फ्यूरिक एसिड और NaCl का रिएक्शन करवा रहे। यहाँ पे देखिए HCl गैस निकल जा रहा है। कंसंट्रेटेड, हाँ ये कंसंट्रेटेड रहा तो वही बनेगा, कंसंट्रेटेड रहा तब तो फिर NaHSO4 बनेगा, अगर कंसंट्रेटेड रहा। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो लिख दो क्या, और हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है तो बाई सल्फेट बने, सल्फेट बने, कोई चेंज तो होना। H3PO2 का डिस्प्रपोर्शनेशन, H3PO2 का डिस्प्रपोर्शनेशन पता है आपको, ये फास्फोरस एक्सट्रीम्स पे रहना चाहता है, तो एक तो H3PO4 बनेगा और एक PH3 बनेगी। तो यार यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही नहीं हो रही है, ये अभी भी sp3 है, ये भी sp3 है, और फॉस्फीन फॉस्फीन तो बोल सकता है कोई बच्चा सर ड्रैगोस के हिसाब से, यहाँ कोई हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है सर, हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है सर, ये PH3 में तो बॉन्ड एंगल 90-90 रहता है, हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है, तो भी बोल सकते हो, है ना? ये मजे लेने के लिए अच्छा है, बट भाई ऐसा कुछ तूफानी मत करना पेपर में, सीधा सीधा सोचना, पहला वाला आंसर आपका आ चुका है ना, तो इस पे बैठ के रिसर्च मत करने लगना पेपर पे। वो मान रहे होंगे वो लोग कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होता है, और आप भी वैसे ही अंधों की तरह मान लीजिए और आगे बढ़ जाइए, लोन पेयर और सिग्मा गिन के sp3 आप मान लीजिए और आगे बढ़ जाइए, इसी में आपकी सलामती है। देन ऑल्दो नहीं होता है, प्योर एस में होता है ये अपना लोन पेयर इन PH3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन सही बोल रहे हो भाई, ये रिएक्शन देखकर लगता है ना कि यार ये क्या हो गया, ये बहुत आसान हो गया। देन NH3H प्लस, बाप रे NH3H प्लस ये कैसे बनेगा भाई तुम लोगों से? इसके लिए तो बहुत तगड़ा ब्रेन चाहिए भाई, NH4 प्लस बनाना है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हो रही है, मजा आ गया, sp3 का sp3 है। चलो आ जाते हैं भाई अगले में, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द टाइप ऑफ, वैसे देखा जाए भाई तो ये रिएक्शन आउट ऑफ सिलेबस है ना? सही बोल रहे हो, आउट ऑफ सिलेबस है भाई, NCERT में नहीं दिया है। नहीं दिया है कहीं, बोल सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस है वो। देन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है लोन पेयर इन द इलेक्ट्रॉन्स XeO4। ठीक है भाई, देखो फिर से वही स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ गया, सबको पता है sp3d2 और लोन पेयर 1 है। आगे बढ़ जाते हैं, द नोबल गैस दैट डज नॉट अकर इन द एटमॉस्फेयर इज, ऑब्वियसली रेडियम डज नॉट अकर इन द एटमॉस्फेयर।
रेडियम डज नॉट अकर इन द एटमॉस्फेयर, फैक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। एक चीज थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगी है कि इसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ जिनॉन फ्लोराइड्स पे कोई क्वेश्चन नहीं है, आप कर लीजिएगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो एक बार थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ जिनॉन फ्लोराइड्स पे। हाइड्रोलिसिस ऑफ जिनॉन फ्लोराइड्स पे एक बार चर्चा कर ली जाए तो ज्यादा ठीक है। तो क्या क्या था यार हाइड्रोलिसिस पे, हम क्या देख सकते हैं? हाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बस एक सेकंड को। XeF2 की बात कर लेते हैं, और XeF4 की बात कर लेते हैं, और XeF6 की बात कर लेते हैं। इसके पीछे ट्रिक क्या है? तो XeF2 की जब मैं बात करता हूँ तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि XeO बना देता हूँ और XeO और HF बना देता हूँ, लेकिन XeO स्टेबल ऑक्साइड नहीं है तो इसको तोड़ देता हूँ, और तोड़ के इसको मैं Xe प्लस हाफ O2 बना देता हूँ। तो ये बनेगा कुछ Xe प्लस हाफ O2 प्लस HF, ये प्रोडक्ट है। क्योंकि करना वही है आपको कि ऑक्सीजन देना है और फ्लोरीन हटाना है। एक ऑक्सीजन आएगा, 2 बॉन्ड्स बनाता है, फ्लोरीन 2 बाहर हो जाएगी, ठीक है। XeF6 पे बात करें। अच्छा, तो यहाँ पे कौन सी ऑक्साइड है जो हाइड्रोलिसिस में बनती है? द ओनली ऑक्साइड विच मे बी फॉर्म्ड इज XeO3, है ना, पता है ना, XeO3। So when XeF6 undergoes hydrolysis, we can clearly see that on adding 3 water molecules, we can insert 3 oxygen atoms and get rid of 6 fluorine atoms, and we will be getting XeO3 along with HF. Simple reaction, nothing else. XeO3 plus HF. And this reaction is quite complicated, especially इसकी balancing is quite complicated, especially इसकी balancing is quite complicated. पता है ये बात आप लोगों को? Its balancing is complicated. आपको लग रहा होगा ठीक है, क्या balancing is complicated? तो अगर आप इसको नॉर्मली प्रोडक्ट्स लिखते हो, क्या क्या प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट क्या क्या आता है, आपको ना इसके प्रोडक्ट को कुछ इस तरह से लिखना होगा। देखो, आपको Xe+2 को तोड़ना होगा, किसमें डिस्प्रपोर्शनेट होता है ये सॉरी Xe+4 है। Xe+4 किसमें डिस्प्रपोर्शनेट होता है? ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है +2 0.6। नहीं यार, जहां तक मुझे याद आ रहा है, दिस डिस्प्रपोर्शनेट इन +2 +2 +8, इसमें डिस्प्रपोर्शनेट कराते हैं तो इसका XeO बनता है, और XeO को Xe प्लस हाफ O2 में लिखूंगा। फिर इसका XeO बनता है तो इसको फिर मैं Xe प्लस हाफ O2 लिखूंगा, और +8 का XeO4 बनेगा, है ना। इसका बनेगा XeO4, जिसको हम XeO3 प्लस हाफ O2 ऐसे तोड़ देंगे। तो जिनॉन जो आ रहा है वो 2 यूनिट आ रहा है, जिनॉन आ रहा है 2 यूनिट, और जब ऑक्सीजन आ रही है तो ऑक्सीजन आ रही है 3/2 यूनिट्स, ऑक्सीजन आ रही है 3/2 यूनिट्स। तो ध्यान दे, यहां जिनॉन और ऑक्सीजन जो होगा ना वो 2:3/2 के रेशियो में होता है। ये बात बहुत लोगों को नहीं पता रहती। आप अगर इसको नॉर्मली बैलेंसिंग करें ना तो कुछ और स्टोइकियोमेट्री आती, बट जब प्रैक्टिकली पार्शियल प्रेशर मेजरमेंट्स किया गया ना तो ये 2:3/2 के रेशियो में होगा। अगर आप इस रिएक्शन को वैसे ही लिख के बैलेंस करोगे ना तो हो सकता है आपकी स्टोइकियोमेट्री कुछ अलग आए और आपको लगे यार ठीक है सही है, बट आप एनसीईआरटी भी देखो, उसमें भी एक बार थोड़ा चेक करके बताओगे क्या? एनसीईआरटी में मैंने ये रिएक्शन देखा नहीं है, एक बार चेक करके बताओ Xe और O2 का रेशियो क्या, यही रेशियो में दिया हुआ क्या? 2:3/2 ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या? या फिर आप 4:3 भी बोल सकते हो उसको। Xe का 4 दिया होगा, इसका 3 दिया होगा, यस, ठीक है। तो ऐसे करके इसका डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। नॉर्मली बैलेंसिंग करोगे तो कुछ अलग रिजल्ट्स आएंगे आपके, बट ये पार्शियल प्रेशर मेजरमेंट से पता चलता है। कितने बच्चों को ये बात पता थी? पार्शियल प्रेशर मेजरमेंट से पता चलता है। ठीक है, नहीं थी ना पता, ठीक है। अभी ध्यान रखेंगे सभी लोग,
ठीक है, ये नंबर ध्यान रखेंगे भाई 228, और इसका पहले बना होगा एक्सियो, फिर हमने तोड़ दिया, फिर इसका भी एक्सियो, इसको तोड़ दिया, और 8 एक्सियो 4 बना होगा और एक्सियो 4 को हमने तोड़ दिया, और फिर हमने जोड़ लिया और कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनाए। हाँ फर्दर तो ठीक है, HF तो सबको पता है बन रहा होगा, प्लस और क्या HF, और हाँ XeO3 बन रहा होगा सॉलिड। डन। So these are the hydrolysis reactions. Partial hydrolysis reactions are quite easy. Partial hydrolysis reactions are quite easy. वहां तो बस एक ऑक्सीजन डालो, ऑक्सीफ्लोराइड्स बनेंगे, है ना, ऑक्सीफ्लोराइड्स बनेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ से एक टफ पोर्शन बन सकता है, ये थोड़ा बच्चे नजरअंदाज कर देते हैं, बच्चे क्या टीचर्स भी नजरअंदाज कर देते हैं, उनको भी आधे से ज्यादा को नहीं पता रहता और ऐसे ही लिख लेते, ठीक है, बट आप देखेंगे थोड़ा बारीकी तो आपको दिखेगा। Okay, so this is the end of group 17 and group 18 of our P block chemistry. तो 17 18 भी हो गया, and ये 17 18 भी हो गया, and after this we will discuss D block and F block. D and F block discuss करेंगे in the next class. And followed by we will also cover coordination chemistry. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अच्छा लगेगा, थोड़े लॉजिकल है तो कुछ सवाल कराने में मजा आएगा, यहाँ तो थोड़ा फैक्चुअली चल रहा है सब कुछ, वहाँ थोड़ा सा मजा आएगा, यहाँ थोड़ा फैक्चुअल चल रहा है, बट अभी आपके लिए जरूरत है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट। तो आप भी अच्छे से करिए और अच्छा स्कोर करिए, और टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, सभी को ये एडवाइस रहेगी, टेस्ट देना, वो प्रीवियस ईयर पेपर ही ले लो, कोई 2022 के पेपर्स उठा लो, टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, 3-3 घंटे के टेस्ट दो, स्कोर चेक करो, देखो क्या गलतियां हो रही है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो उससे मेंस में टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सिलेक्ट करने का जो स्किल होना चाहिए वो भी ठीक से आना चाहिए, ठीक है। चलो।